हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स लव फॉर कॉमर्स के अंदर। तो दोस्तों, अपनी जो राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमने राजस्थान का भौतिक स्वरूप किया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो राजस्थान जियोग्राफी के अंदर आप देख लीजिए, अब तक की सारी क्लासें ली हुई है। उसके बाद अपने राजस्थान के भौतिक स्वरूप पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं चार से पांच भाग में करवाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए एक एक भाग पकड़ कर। तो पिछले भाग में अपनों ने क्या किया था कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चार भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। जो अपना पश्चिम का मरुस्थल है, जो अपना थार मरुस्थल है, पूर्वी का मैदानी भाग है, और जो अपना अरावली पर्वत है, और जो हाड़ौती का पठार है। इन चार भागों में अपने को बांटा गया है। तो आज अपने मरुस्थल पढ़ेंगे। मरुस्थल अपने करेंगे, जो अपना थार का मरुस्थल है उसको यहाँ पर आज अपने अच्छी तरीके से करेंगे। मरुस्थल के अंदर भी मैंने आपको दो बताया था, शुष्क अर्ध शुष्क, वो भी आपको मैं आज करवाऊंगा कि अर्ध शुष्क में कौन कौन से आते हैं, शुष्क के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, हर दिन कोई नई मोटिवेशनल चीजें सीखना चाहते हैं, और जो आपके जीके की तैयारी करना चाहते हैं या अकाउंट्स के किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ऑल इन वन है। इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको जो हर अपडेट है वो सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जो अपना मरुस्थल है आज अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पश्चिमी मरुस्थल, जो अपना थार का मरुस्थल, भारत का मरुस्थल, भारत महान भारतीय मरुस्थल भी इसको बोला जाता है। तो इसको सबसे पहले तो इसके उपनाम देखते हैं। उपनाम तो इसको ईश्वर प्रसाद ने इसको रुक्ष बोला है। क्या बोला है? रुक्ष बोला है। उपनाम पूछ लेते हैं कि आपको रुक्ष किसने बोला है या ईश्वर प्रसाद ने जो अपना मरुस्थल है उसको मतलब क्या नाम दिया है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है हवेंग सॉन्ग, जो आपके जो चीनी यात्री थे ना, हर्षवर्धन के टाइम आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, उन्होंने क्या बोला है? ने इसे गुर्ज रात्रा बोला है। गुर्ज रात्रा बोला है। ठीक है। अब जो मेन आपको बताता हूं कि अपना मरुस्थल है वो किन दो देशों के अंदर विकसित है। जो ये अपना थार का मरुस्थल है, दो देशों के अंदर फैला हुआ है। एक अपना भारत, एक अपना कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान इन दो देशों के अंदर फैला हुआ है। जो इसका टोटल जो आपको क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.33 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। कितना है? 2.33 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर, जिसके अंदर से भारत के अंदर कितना है? 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत के अंदर फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर में आपका भारत के अंदर फैला हुआ है। और लगभग आपका ये 33 और ये 25 आप मान लीजिए 58,000 वर्ग किलोमीटर आपका किसके अंदर है? पाकिस्तान के अंदर। किसके अंदर है? ये आपका पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। टोटल आपका क्षेत्रफल इतना है। और ये लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 61.11%। 61.11% क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का इतने हिस्से में फैला हुआ है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसको माइल के अंदर लिखें तो 1,32,147 माइल, अगर इसको बोलते हैं मील के अंदर ये फैला हुआ है। जो उन्होंने सामान्य परिचय किया था राजस्थान का, उसके अंदर डिटेल के अंदर मैंने बताया है। और राजस्थान का जो मैप है ट्रिक्स के साथ वो भी करवाया हुआ है। इंडिया का मैप है ट्रिक्स के साथ वो भी करवाया हुआ है। तो एक बार जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी के जो अपने एग्जाम दे रहे हैं, तो राजस्थान का मैप जियोग्राफी करने से पहले आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। और इंडिया के एग्जाम दे रहे हैं तो इंडिया का मैप आपको
अच्छी तरीके से आना चाहिए। इतने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है और लगभग 58% भाग के अंदर 58% का किसका, अरावली का, अरावली के पश्चिम में फैला हुआ है। अरावली के पश्चिम में लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 58% क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है। अब इसको भारत के अंदर क्या बोलते हैं, भारत के अंदर इसको बोलते हैं थार, थार का मरुस्थल। और पाकिस्तान के अंदर इसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर इसको बोलते हैं चोलिस्तान, चोलिस्तान आपका बोलते हैं, या इसको बोलते हैं थाल। क्या बोलते हैं, चोलिस्तान, या क्या बोलते हैं आपका थाल बोलते हैं। तो ये आपका जो वर्गीकरण है कुछ ये है। और अब इसकी मैं आपको कुछ विशेषताएं बताता हूं। विशेषताएं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं विशेषताएं ऊपर से आपको स्टार्ट करवाता हूं। इसका एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बिल्कुल आपको इजी तरीके से करवाऊंगा कि आपको याद हो जाए। ये जो टॉपिक है ये बच्चे स्किप कर जाते हैं, थोड़ा सा टफ लगता है उनको, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन, जहां पर भी बात जियोग्राफी की आएगी राजस्थान के, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। क्योंकि चाहे वो मरुस्थल हो जाए, अरावली हो जाए, मैदानी भाग हो जाए, हरडोती भाग हो जाए, आपसे जरूर पूछेगा भौतिक स्वरूप का। तो क्या आप करेंगे, अब करेंगे अपने इसकी विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताएं, विशेषताएं, पहली, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। ये कौन सा मरुस्थल है आपका, जो आपका थार का मरुस्थल है। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। यहां पर सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या निवास करती है कौन से, थार के मरुस्थल में। सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। वहीं अगर आपसे पूछ ले वनस्पति रहित क्षेत्र, वनस्पति रहित क्षेत्र, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है वनस्पति रहित क्षेत्र, तो वो याद रखिएगा सम तहसील है। सम तहसील है कहां पर, जैसलमेर की सम तहसील है। और एक अगर पूछ ले कहां पर वनस्पति के जीवो अवशेष पाए गए हैं, जीवो अवशेष पाए जाते हैं थार के मरुस्थल के अंदर, तो वो है ओकिलवुड। ओकिलवुड पार्क है आपका, वो भी जैसलमेर के अंदर है। कौन सा है, ओकिलवुड, ओकिलवुड पार्क है। ओकिलवुड पार्क है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं आपके, वनस्पति के जीवो अवशेष, वनस्पति के जीवो अवशेष। ठीक है, अगर ये एडिशनल में पूछ ले तो ये एडिशनल मैंने आपको बताया है। सबसे अधिक कौन सा है, जैव विविधता वाला क्षेत्र। और क्या, और इसके जो टर्सरी जमाव है, टर्सरी जमाव जो नीचे के अपने जमाव हो गए थे ना धरती के, जब डायनासोर और जो हुए थे, मतलब जैसे धरती फटी थी तो सब अंदर चला गया था। अब जैसे कोयला निकलता है और निकलता है, जो टर्सरी जमाव है, एक के ऊपर एक जो चट्टानों की अपनी परत है, ठीक है। टर्सरी जमावों में क्या मिलता है, इसके खनिज तेल, खनिज तेल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो आपके बाड़मेर में पाए जाते हैं, खनिज तेल के भंडार, प्राकृतिक गैस, और आपका लिग्नाइट कोयले के भंडार, लिग्नाइट कोयले के क्या पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और अपने इसमें क्या
क्या लिख सकते हैं अपने मरुस्थल में क्या पाया जाता है? भारत का सबसे गर्म, भारत का सबसे गर्म वह शुष्क क्षेत्र है। ये शुष्क क्षेत्र कौन सा? आपके थार का मरुस्थल। और जो आपने मरुस्थल का सबसे बड़ा अगर जिला पूछ ले, मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला, पश्चिमी मरुस्थल का आपसे सबसे बड़ा जिला पूछ ले, बड़ा जिला कौन सा आएगा आपके? बड़ा जिला आपके आएगा जैसलमेर। कौन सा आएगा? जैसलमेर। और छोटा जिला पूछ ले, छोटा जिला अगर आपसे पूछ ले, छोटा जिला याद रखना झुंझुनू। आपका क्या आएगा? झुंझुनू आएगा छोटा जिला आपका। फिर अगर पूछ ले कि कितने संभाग आते हैं मरुस्थल के अंदर, तो आपके 4 संभाग और 12 जिले आते हैं। और 12 जिले इसमें आते हैं। किसमें आते हैं? आपके थार के मरुस्थल में। और इसको महान भारतीय मरुस्थल बोला जाता है। महान भारतीय मरुस्थल बोला जाता है। ये आपकी कुछ विशेषताएं हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो इसका विस्तार पूछ लेता है कि कितने विस्तार में फैला हुआ है। एक और लिख लीजिए यहाँ पर, जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का जो आपका प्रवेश दरबार या दरबार नहीं आएगा, सॉरी, प्रवेश दरवाजा कर लीजिए, द्वार कर लीजिए, द्वार। और आपका सिंह दरबार भी बोलते हैं जिसको, सिंह द्वार या दरवाजा। तो कौन सा है आपका? जोधपुर है। कौन सा है आपका? जोधपुर है। इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ विशेषताएं हैं, ये कुछ मरुस्थल की विशेषताएं हैं जिसके अंदर से बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट तो विस्तार पूछ लेता है, पश्चिमी मरुस्थल का बड़ा जिला पूछ लेता है आपसे, छोटा जिला पूछ लेता है। यहीं से क्वेश्चन उठा के बन जाते हैं। कितने संभाग आते हैं, कितने जिले आते हैं। मरुस्थल का सिंह दरबार, प्रवेश दरबार कौन सा है, दरवाजा कौन सा है? जोधपुर है। ठीक है। और सबसे अधिक जैव मतलब विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वो भी आपका यही है, थार मरुस्थल है। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल, नवीनतम मरुस्थल कौन सा है आपका? थार मरुस्थल है। तो ये कुछ बातें याद रखने वाली है इससे रिलेटेड। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूं इसके बारे में। अब जो है इसको मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। आपके कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। मरुस्थल आज अपने अच्छी तरीके से करेंगे। मरुस्थल आप ऐसा करवा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं मरुस्थल को कभी भूलोगे नहीं। 2 भागों में आपके मरुस्थल को बांटा गया है। एक तो आपका जो है शुष्क, और एक आपका क्या है? अर्धशुष्क के अंदर बांटा गया है। शुष्क के अंदर आपके फिर 2 मान लीजिए, आप 2 करे हुए हैं इन्होंने। एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप क्या होते हैं? जो रेत के टीले होते हैं ना, जब अपने जाते हैं, अपने इधर बीकानेर साइड चले जाओ, चूरू साइड चले जाओ, जो रेत के टिब्बे बोलते हैं जिनको, टिब्बे, उनको ही बालुका स्तूप बोला जाता है। दूसरा आपका कौन सा है? बालुका
स्तूप मुक्त क्षेत्र, युक्त क्षेत्र और क्या है आपका मुक्त प्रदेश या मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र। और अर्धशुष्क के अंदर अर्धशुष्क को 4 भागों में बांटा गया है आपका। एक तो है घग्गर नदी बेसिन, बेसिन नदी बेसिन, और दूसरा है आपका शेखावाटी, शेखावाटी या जिसको तोरावाटी भी बोलते हैं, तोरावाटी क्षेत्र। तीसरा आपका है, तीसरा नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। चौथा आपका कौन सा है, लूनी बेसिन, कौन सा है आपका, लूनी बेसिन। अब मैं इनको आगे डिटेल में करवाऊंगा, डिटेल के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अपने कौन सा स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे जो आपका है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर अपने जो 3 आते हैं, 3 आते हैं, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज, रेग और हमादा, रेग और हमादा। अब ये रेग क्या है, हमादा क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इसी के अंदर, ये सब मैं आपको बताऊंगा इसी के अंदर। इसमें से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मरुस्थल के अंदर से आपके जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे आज इसके अंदर कवर हो जाएंगे आपके सारे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं सारे क्वेश्चन लगभग इसी के अंदर कवर हो जाएंगे जो आपके मरुस्थल से बन सकते हैं। अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका है कि सर हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो वो क्या है, लाइक और सब्सक्राइब। आपके द्वारा किया गया एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो सबसे पहले अपने कौन सा लेंगे, सबसे पहले अपने लेंगे जो बालुका स्तूप शुष्क के अंदर अपने लेंगे बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र कौन सा होता है, जहां पर जो अपने रेत के टीले पाए जाते हैं, जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, रेत के टीलों को ही बालुका स्तूप कहते हैं। ठीक है, जहां पर रेत के लगभग लगभग कितना जो अपने क्षेत्र है उसका, उसके अंदर 60% क्षेत्र क्या है आपका, 60% जो आपका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का लगभग 60% आपका क्या है, 60% एरिया आपका बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है। क्या है आपका, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। अब जो आपका नेक्स्ट आता है बालुका स्तूपों के प्रकार, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट आपका, बहुत कम टीचर होंगे जो आपको इसके बारे में बताते होंगे। फ्री की क्लासों में बहुत कम टीचर होते हैं जो इतना डिटेल में कराते हैं। मैं आपको बताता हूँ बालुका स्तूपों के प्रकार, कितने प्रकार के आपके बालुका स्तूप होते हैं। तो बालुका स्तूप आपका होता है, एक होता है सीप जिसको बोलते हैं, सीप, पवना नुवर्ती, या इसको अपने बोलते हैं अनुधेर्य, अनुधेर्य। और इसको क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है आपका देशांतरीय, अब्बल भी बोला जाता है इसको। तो ये इसके अलग अलग नाम है, ये अलग अलग नाम है, अलग अलग आपके नाम है। ये बालुका स्तूप किस प्रकार के होते हैं, ये बालुका स्तूप हवा के समानांतर बनने वाले, समानांतर बनने वाले, बनने वाले जो हवा के साथ साथ बनते हैं। जैसे जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ जो बन रहे हैं, तो वो कौन से होते हैं आपके, सीप। पवनानुवर्ती मतलब पवन के साथ साथ बन रहे हैं। अनुधेर्य मतलब उसका धैर्य रख के उस चीज का पालन कर रहे हैं, उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं। ये याद रखने की आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जस्ट।
देशांतरीय जो अपने पवन है पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, अपने देशांतरीय में चलती है, तो क्या है, इसको देशांतरीय भी बोलते हैं और अबल भी बोलते हैं। ये जो हवा के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो है। और हवा, जैसे अपने इधर हवा बोल दिया, लेकिन इसको सहारा के अंदर क्या बोलते हैं, सहारा कॉरिडोर के अंदर, सहारा कॉरिडोर में हवा को काशी बोला जाता है, काशी बोला जाता है हवा को। और बालू का स्तूप को क्या बोला जाता है, इग्र बोला जाता है, इग्र बोला जाता है। हवा को काशी, बालू का स्तूप को इग्र। कहां पर, सहारा कॉरिडोर के अंदर, सहारा कॉरिडोर के अंदर। सहारा का है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन सा है, सहारा अफ्रीका के अंदर जो है। हवा को काशी बोलते हैं, बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं आपके, इग्र बोलते हैं, इग्र बोलते हैं। दूसरा आपका जो है, ये तो अनुधेर्य, अनुधेर्य धैर्य रख के साथ चल रहा था। दूसरा आप लिखिए अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ या आड़ा, आड़ा बालू का स्तूप। नाम से ही पता चल रहा है, आड़ा मतलब गिर गया, हवा जिससे टकराई गिर गया। समकोण, हवा के जो समकोण पर बनता है, क्या है, हवा के समकोण पर बनता है, हवा के समकोण पर बनने वाले, हवा के समकोण पर बनने वाले कौन से होते हैं आपके, अनुप्रस्थ या आड़ा। आड़े बन गए, आड़े टेढ़े बन गए, बोलते हैं ना, आड़ा ऐसे आड़ा बन गया, हवा टकरा रही है उससे। हवा के समकोण पर जो बनते हैं वो कौन से होते हैं आपके, अनुप्रस्थ या आड़ा बालू का स्तूप। जो तीसरे आपके हैं, तीसरे हैं बलखान, बलखान या बलछान, बलखान या बलछान, बलखान या बलछान जो आपके बालू का स्तूप है, कहां, ये सबसे नुकसानदायक होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे नुकसानदायक, सबसे नुकसानदायक अगर पूछ ले बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो वो आपके बलखान या बलछान है। और एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले बालू का स्तूप, तो वो आपके यही है, यही है बलखान या बलछान। कौन से, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले, क्षेत्र में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर स्पेशल, शेखावाटी क्षेत्र आपका कौन सा है, जो आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर, उत्तरी नागौर का क्षेत्र है, वो आपका शेखावाटी, तोरावाटी का क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर भी स्पेशली एक जगह है, क्या है, मेंढा बेसिन, मेंढा बेसिन के अंदर ये पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में कहां पाए जाते हैं, मेंढा बेसिन के अंदर पाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। सबसे नुकसानदायक है। अनुप्रस्थ अगर पूछ ले तो अनुप्रस्थ आपके जो उत्तरी जो राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं आपके, उत्तरी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। ये आपके अभी 3 तरीके के हुए हैं, मैं और भी बताता हूं। जो आपके स्टार, तारा, एक पैरा बालू का या पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है, नेटवर्क है, फिर आपका अवरोधी है, श्रम कोपीज बालू का स्तूप है। तो काफी सारे बालू का स्तूप है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका जो 4th पॉइंट है वो है आपका स्टार या तारा, स्टार या तारा बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। 3 ऑप्शन दे देगा, एक अलग दे देगा, वो बालू का स्तूप नहीं होगा, तो ऐसे भी आ सकता है। स्टार या तारा सबसे अधिक कहां पाई जाती हैं, ये आपके सूरतगढ़, सूरतगढ़ और मोहनगढ़ तहसील के अंदर,
सूरतगढ़ और आपकी जो मोहनगढ़ तहसील में पाए जाते हैं। मोहनगढ़ तहसील में आपके पाए जाते हैं। सूरतगढ़ कहां पर है आपका? सूरतगढ़ है श्री गंगानगर में। मोहनगढ़ कहां है? मोहनगढ़ है आपका जैसलमेर के अंदर। इन दो तहसीलों के अंदर क्या है आपके ये स्टार या तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जो आपका फिफ्थ है आपका पैराबोलिक या पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी मतलब ये आपका जो मोस्ट कॉमन जो आपका होता है ना, जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला बालू का स्तूप यही है आपका। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला बालू का स्तूप। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा है आपका? पैराबोलिक है। एक आप याद रखिएगा, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला बालू का स्तूप तो आपका पैराबोलिक है, पैराबोलिक हो गया। और सर्वाधिक मात्रा में बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक मात्रा में बालू का स्तूप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बालू का स्तूप क्षेत्र तो कौन सा हो जाएगा आपका? सर्वाधिक मात्रा में आपका पाए जाते हैं जैसलमेर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक सभी प्रकार के बालू का स्तूप अगर आपसे पूछ ले, सभी प्रकार के आपके बालू का स्तूप, सभी प्रकार के अगर बालू का स्तूप पूछ ले तो वो आपका क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। मतलब ये जितने भी बालू का स्तूप है ना, ये सभी वैरायटी के बालू का स्तूप आपको कहां पर मिलेंगे? जोधपुर के अंदर। और सर्वाधिक मात्रा के अंदर आपको बालू का स्तूप कहां पर मिलेंगे? आपको मिलेंगे जैसलमेर के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला बालू का स्तूप। और इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति क्या है? इसकी आकृति होती है आपकी जो महिलाओं की हेयर पिन होती है ना, महिलाओं की हेयर पिन के समान आकृति होती है, पिन के समान आकृति। और जो आपका बलखान और बलछान है उसकी आकृति क्या होती है? अर्धचंद्राकार होती है। सबसे नुकसानदायक शेखावाटी के मेंढा बेसिन में पाया जाता है, उसकी आकृति कैसी होती है? आपकी अर्धचंद्राकार होती है। और पैराबोलिक की कैसी होती है? महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है। उसके इनके अलावा कुछ जो सिर्फ नेम आपको याद रखने हैं वो बताता हूं। एक तो है नेटवर्क बालू का स्तूप। सातवां कौन सा है? अवरोधी बालू का स्तूप। आठवां कौन सा है आपका? श्रमकोपीज बालू का स्तूप आपका है। तो ये कुछ बालू का स्तूप आपके हैं, जो 7 से 8 बालू का स्तूप है, ये आपको याद रखने हैं। बालू का स्तूप के प्रकार, इन्हीं के अंदर से आपका क्वेश्चन बन जाता है। एक जो जैसलमेर के अंदर इनके रेत के टीलों को क्या बोलते हैं? जैसलमेर के अंदर रेत के टीलों को क्या बोला जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो धरियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? धरियन बोला जाता है। जैसलमेर के अंदर जो आपके रेत के टीले हैं उनको धरियन बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हवा चलती है, हवा से आपकी ऐसे ऐसे लाइनें बन जाती है टीलों के अंदर, जो रेत के टीले हैं उनमें हवा से लाइनें बन जाती है, इन लाइनों को क्या बोला जाता है? इनको उमरीकाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको उमरीकाएं बोला जाता है। उमरीकाएं बोला जाता है इनको। जो आपकी टीलों के अंदर हवा चलने से जो लाइनें बन जाती है ना ऐसे ऐसे, उनको उमरीकाएं बोला जाता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बालू का स्तूप के अंदर से, वो मैंने आपको बता दिए। अब अपने करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन से है? जो आपका लाठी सीरीज है, रेग है, हमादा है, उसके बारे में। लाठी सीरीज कौन सी होती है? लाठी सीरीज को किसने खोजा है? आपके कहां से कहां तक है? वो सारा आपको बताता हूं मैं।
इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए लाया हूँ बिल्कुल चुन के, जो आपके एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। कुछ ऐसे व्यर्थ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फालतू आपको याद करवाने जा रहा हूँ, वो नहीं है। जो आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वही। बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र पे अब अपने आते हैं। बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र आपके कौन से हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, लाठी सीरीज, ये है आपका रेग, और ये है आपका हमादा। हमादा, ठीक है, लाठी सीरीज, रेग, हमादा। रेग आपका क्या होता है, जो पथरीली और रेतीली मिट्टी मिल जाती है, पथरीली और रेतीली मिट्टी का मिश्रण, मिट्टी का, आप खुद सोचो, जहां की मिट्टी में, रेतीली मिट्टी के अंदर पत्थर मिले हुए हैं, पत्थर मिले हुए हैं, वहां पर बालूका स्तूप कैसे बनेंगे, तो वो क्षेत्र आपका कौन सा होता है, रेग होता है। वो क्षेत्र आपका कौन सा होता है, रेग। ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि पथरीली और रेतीली मिट्टी के मिश्रण वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रेग बोलते हैं। और ये रेग किसके अंदर आता है, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर। हमादा आपका कौन सा होता है, पथरीली मरुस्थलीय चट्टान, जो पथरीली पथरीली चट्टानी, पथरीली चट्टानी मरुस्थल भी बोल सकते हैं अपने इसको, पथरीला 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 चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, वो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, वो आपका हमादा क्षेत्र हो जाएगा। मतलब जहां पर पथरीली चट्टाने हैं, मरुस्थल के अंदर जहां पर पथरीली चट्टाने हैं, वो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, हमादा क्षेत्र हो जाएगा। हमादा क्षेत्र हो जाएगा। जब लगभग ये बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है कहां पे, ऐसे अगर अपने बना ले तो ये आपका जैसलमेर हो गया, जैसलमेर, जैसलमेर जोधपुर और बाड़मेर के बीच में यहाँ पर आपका ये मान लो बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ये आपका लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज होती है भूगर्भित पट्टी, लाठी सीरीज क्या होती है, भूगर्भित, भूगर्भित जो आपकी जल पट्टी होती है, भूगर्भित जल पट्टी जो आपकी होती है, जहां से किसी टाइम पानी गया होगा, वो धरती के अंदर मतलब सूख गया है, वो आपकी भूगर्भित जल पट्टी है, वो क्या है, लाठी सीरीज है, वो लाठी सीरीज है। इसको खोजा किसने था, इसको काजरी वैज्ञानिकों ने खोजा। किसने खोजा था, काजरी वैज्ञानिकों ने खोजा, वैज्ञानिकों ने इसको खोजा। और ये कहां तक फैली हुई है, ये आपकी पोखरण से लेकर, पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर जो आपका है, वहां तक क्या है आपकी फैली हुई है ये लाठी सीरीज। यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ पर आपकी घास पाई जाती है, घास पाई जाती है आपकी, जो आपकी है करडी, करडी, धामन, धामन, सेवन, सेवन और आपकी तरड़गम, तरड़गम, तरड़गम घास पाई जाती है, तरड़गम घास पाई जाती है, ये घासें पाई जाती है, ठीक है। सेवन घास के बारे में बता दूं, सेवन घास किस पक्षी की शरण स्थली है, कौन सा पक्षी सेवन घास के अंदर अंडे देता है, तो वो है आपका गोडावन, गोडावन पक्षी आपका सेवन घास के अंदर अंडे देता है। गोडावन पक्षी की शरण स्थली कौन सी है, शरण स्थली है इसका राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किसकी शरण स्थली है, आपकी गोडावन पक्षी की।
और इसकी प्रजनन स्थली कौन सी है? माचिया स्पाई पार्क आपकी जोधपुर के अंदर, माचिया स्पाई पार्क आपकी जोधपुर के अंदर गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली है। और जो सेवन घास के कटे हुए हिस्सों को क्या बोलते हैं? सेवन घास के कटे हुए हिस्सों को, जो कटी हुई सेवन घास है, कटे हुए हिस्सों या कटी हुई सेवन घास को क्या बोलते हैं? लीलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीलोन बोलते हैं सेवन घास के कटे हुए हिस्सों को। एक इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है कि लाठी सीरीज के पास एक कुआं खोदा गया, लाठी सीरीज के पास एक कुआं खोदा गया, उसको क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज के पास एक कुआं खोदा गया, लाठी सीरीज के पास एक कुआं खोदा गया, इस कुएं को क्या कहते हैं? इस कुएं को आपका बोला जाता है चांदन नलकूप, चांदन नलकूप बोला जाता है। चांदन नलकूप इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चांदन नलकूप। या इसको क्या बोला जाता है? थार का घड़ा, आपका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थार का घड़ा। थार का जल महल आपका किसको बोला जाता है? थार का जल महल, जो आपका थार का जल महल है, थार का जल महल आपका बाड़मेर को बोला जाता है, बाड़मेर को बोला जाता है थार का जल महल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जो रेगिस्तान का मार्च होता है, रेगिस्तान का मार्च का मतलब रेगिस्तान का आगे बढ़ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ता है, उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ता है। रेगिस्तान का मार्च, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए, रेगिस्तान का मार्च सर्वाधिक कहां होता है? सर्वाधिक होता है आपका नाचना गांव, नाचना गांव कहां पर है? आपका जैसलमेर के अंदर है, नाचना गांव जैसलमेर के अंदर है। अगर इसकी आपके जो मरुस्थल की ऊंचाई पूछ ले तो उत्तर पूर्व के अंदर आपकी है 300 मीटर, उत्तर पूर्व के अंदर 300 मीटर, दक्षिण पश्चिम के अंदर आपकी 150 मीटर ऐसे फैला हुआ है। ये आपका थार का मरुस्थल 640 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और ये आपका लगभग 24 डिग्री 31 जो आपका उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक, ये 59 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश से आपका 76 डिग्री 42 मतलब देशांतरीय विस्तार से, ये आपका देशांतरीय विस्तार, ये आपका अक्षांशीय विस्तार, इतने एरिया में आपका मरुस्थल का जो थार का मरुस्थल है फैला हुआ है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन चलो मैंने आपको बता दी, वहां नहीं बताई थी, अब बता दी। ये आपका विस्तार है। थार का जल महल किसको बोलते हैं? अपने बाड़मेर को बोलते हैं। जो आपके आ सकते हैं बालूका स्तूप के अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपके इनके अलावा मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें से आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, इसके अलावा क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, कोई एक आधा कहीं से इधर उधर से पटक दिया, बाकी इन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, 101% इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो अपने है अर्ध शुष्क एरिया के करते हैं, अर्ध शुष्क पे आते हैं अब अपने। शुष्क का अपने कर लिया, अब बात करते हैं अर्ध शुष्क एरिया कौन सा है? जो पश्चिमी मरुस्थल और अरावली के मध्य के भौतिक प्रदेश को क्या बोलते हैं? मध्य के भौतिक प्रदेश को आपका अर्ध शुष्क एरिया बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूं उस पे गौर कीजिएगा, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा आप, जो मैं बोलता हूं। आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र कितने क्षेत्रफल में है? ये आपका 75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। कौन सा है? जो आपका पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल
और अरावली के मध्य के भौतिक और अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश आपका क्या है? अर्ध शुष्क है। क्या है? अर्ध शुष्क के अंदर आता है। अर्ध शुष्क के अंदर आता है। ठीक है, अर्ध शुष्क के अब आपको जो 4 करवाए थे मैंने, सबसे पहला आपका अपने करते हैं घग्गर नदी बेसिन। घग्गर नदी बेसिन, घग्गर नदी कहां पर है? ये आपका श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ। गंगानगर या और हनुमानगढ़ क्षेत्र में फैली हुई है आपकी ये घग्गर नदी बेसिन। जो गंगानगर और हनुमानगढ़ के होंगे उनको तो अच्छी तरीके से पता होगा इसके बारे में। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ इसको क्या बोला जाता है? यहाँ इसको हम तो नाड़ी बोलते हैं। मैं आपको स्पष्ट बात बताऊं, नाड़ी गंगानगर से हूं मैं तो हम नाड़ी बोलते हैं। नाड़ी, इसको पाट या इसको क्या बोला जाता है? बग्गी बोला जाता है। बग्गी बोला जाता है। ये क्या है आपके राजस्थान का अन्नागार क्षेत्र। सबसे ज्यादा अनाज अगर उगता है तो वो यही उगता है, हमारे श्री गंगानगर के अंदर उगता है, राजस्थान का अन्नागार क्षेत्र। और अनाज की सर्वाधिक पैदावार आपके श्री गंगानगर के अंदर होती है। अनाज की सर्वाधिक पैदावार आपके श्री गंगानगर के अंदर होती है। श्री गंगानगर के अंदर होती है। तो ये आपके कुछ घग्गर नदी बेसिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, जो अर्ध शुष्क एरिया के अंदर आपका आता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र, यहाँ पर जो लोकल नाम इसका क्या है? नाड़ी, पाट और बग्गी बोला जाता है। ये राजस्थान का अन्नागार क्षेत्र है। अनाज की सर्वाधिक पैदावार यहीं पर होती है। और कहाँ होती है? आपके अनाज का जो कटोरा जिसको बोला जाता है, श्री गंगानगर क्षेत्र के अंदर होती है। ठीक है, अब जो दूसरा है यहाँ पर आपका घग्गर नदी के बाद आपका यहाँ पर आता है शेखावाटी या जिसको अपने तोरावाटी भी बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है? कौन से क्षेत्र आता है? जो आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर और आपका जो उत्तरी नागौर का क्षेत्र है, उत्तरी नागौर का जो आपका क्षेत्र है वो कौन सा है आपका? उत्तरी नागौर के क्षेत्र को शेखावाटी या तोरावाटी बोला जाता है। और जो शेखावाटी के अंदर जो कुएं हैं, कुएं को क्या बोला जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शेखावाटी के अंदर पाए जाने वाले बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं? कुओं को क्या बोलते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बालू का स्तूप बरखानी या बरछान बताया था। सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो ये आपके मेंढा बेसिन में पाए जाते हैं। मेंढा बेसिन में सर्वाधिक आपके क्या पाए जाते हैं? बरखान या बरछान, जो आपके बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और जो कुएं हैं शेखावाटी क्षेत्र में, कुओं को क्या बोला जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को जोहड़ बोला जाता है। शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या बोला जाता है? कच्चे कुओं को जोहड़ बोला जाता है। जोहड़ को, गहरे भाग को क्या कहते हैं? इसके गहरे भाग को चोभी कहते हैं। इसके गहरे भाग को। अगर जयपुर में आपसे पूछ ले, जयपुर में कुओं को क्या बोलते हैं? जयपुर में कुओं को बेर या बेरा बोलते हैं। जयपुर में अगर पूछ ले कुओं को क्या बोलते हैं? जयपुर में कुओं को बेर या बेरा बोलते हैं। बेर या बेरा बोला जाता है जयपुर के अंदर कुओं को। और इसके अंदर से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि चूने की अधिकता पाई जाती है। भूमि में चूने की अधिकता होने से वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। वार्षिक तापांतर सबसे अधिक किसका रहता है? चूरू। दैनिक तापांतर सबसे अधिक किसका रहता है? आपका जैसलमेर का रहता है। भूमि में चूना अधिक पाए जाने से
चूना अधिक पाए जाने से वार्षिक तापांतर अधिक पाए जाने से वार्षिक तापांतर आपका क्या रहता है, वार्षिक तापांतर आपका अधिक रहता है, वार्षिक तापांतर आपका अधिक रहता है, वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो ये शेखावाटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में चलो एक और, जो लवणीय गर्त यहाँ पर पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, लवणीय गर्त, क्योंकि पानी भी यहाँ पर नमकीन है ना। लवणीय गर्त कौन कौन से क्षेत्र में है आपके, परिहार, परिहार, कोछोर, परिहार, कोछोर, सुजानगढ़ और ताल छापर, सुजानगढ़ और कौन सा है आपका, ताल छापर, ताल छापर। तो ये जो लवणीय गर्त कुछ यहाँ इस एरिया में जो पाए जाते हैं वो, और चूना अधिक पाए जाने से गर्मी अधिक है यहाँ पर। सबसे एरिया चूना क्या है, सबसे जल्दी ठंडा होता है, गर्म होता है, इसलिए क्या है, चूरू में सबसे ज्यादा ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। और यहाँ पर जो कुएं पाए जाते हैं, कच्चे कुएं, उनको जोहड़ बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपके पाए जाते हैं बरखान, बरछान, कौन से एरिया में पाए जाते हैं, मेंढा बेसिन में पाए जाते हैं, आपके मेंढा बेसिन में पाए जाते हैं। अब ये शेखावाटी के बाद में आपको अब नेक्स्ट अपने करते हैं जो आपका है नागौर उच्च भूमि। कौन सा है, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि आपका कौन सा है, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। आपको पता है कि जो अपना मरुस्थल है वो किस प्राचीन उसका अवशेष है, आपके 33 सागर का है। लेकिन जो नागौर उच्च भूमि है वो आपका 33 सागर का अवशेष नहीं है, 33 सागर का अवशेष नहीं है, सागर का अवशेष नहीं है, अवशेष नहीं है। क्यों नहीं है 33 सागर का अवशेष, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसिस्ट चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं, माइक्रोसिस्ट चट्टानों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है कि ये 33 सागर का हिस्सा नहीं है, अवशेष नहीं है ये, लेकिन है ये मरुस्थल का पार्ट। मरुस्थल आपका किसका है, 33 सागर का अवशेष है, लेकिन नागौरी उच्च भूमि को 33 सागर का अवशेष नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसिस्ट चट्टानें पाई जाती है। और यहाँ पर सिर्फ 3 जगहों को छोड़कर कहीं पर भी पहाड़ियां नहीं है, कहीं पर भी पहाड़ियां नहीं है। आपका पर्वत सर कुंचामण और नावा, पर्वत सर कुंचामण और नावा को छोड़कर कहीं भी पहाड़ियां नहीं है, छोड़कर कहीं भी पहाड़ियां नहीं है। इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर और कहीं भी पहाड़ियां आपको नहीं देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर जो भूमि है, भूमि कैसी है, रेतीली और बंजर, भूमि रेतीली और बंजर है, रेतीली और बंजर है, और बंजर, रेतीली और बंजर। रेतीली और बंजर का मेन रीजन क्या है, रेतीली और बंजर का रीजन है सोडियम क्लोराइड की अधिकता, सोडियम क्लोराइड की अधिकता, सोडियम क्लोराइड की अधिकता। यहाँ की मिट्टी में आपका क्या मिला हुआ है, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है। सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ की भूमि क्या है, रेतीली और बंजर है, रेतीली और बंजर है। उसके बाद आपका अगर पूछ ले फ्लोराइड युक्त क्षेत्र, आपका फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, तो वो है आपका नागौर। और गांव अगर पूछ ले तो गांव है आपका आसखा, आसखा गांव है, आसखा गांव। और अगर जिला पूछ ले तो कौन सा है प्रभावित आपका, फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित आपका नागौर।
एक जो है आपका, एक यहाँ पर हरे कबूतर और हरियल पक्षी मिलते हैं। हरे कबूतर या जिसको हरियल पक्षी बोला जाता है, हरियल पक्षी पाए जाते हैं। हरे कबूतर हरियल पक्षी। इसके अलावा हरे कबूतर हरियल पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? आपके सरिस्का अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये कभी जमीन पर पैर नहीं रखता है। हरे कबूतर की विशेषता क्या है? ये कभी जमीन पर पैर नहीं रखता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? नागौर उच्च भूमि और सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो लास्ट हमारा पार्ट है, जो लास्ट और फाइनल हमारा पार्ट है, वो कौन सा रहा है आपका? लूनी बेसिन को अपने खत्म करते हैं। इसी के साथ अपना जो मरुस्थल का आज है, मरुस्थल का खत्म हो जाएगा पार्ट। लूनी नदी बेसिन। अब नदी की बात आई है तो अगर पूछ ले कि नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। और अनुपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ये याद रखिएगा, उपजाऊ मिट्टी को खादर, अनुपजाऊ को बांगर। हर चीज लिखता नहीं मैं, बोलने वाली चीज भी सभी आपको याद रखनी है। जो भी मैं बोलता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आपका लास्ट जो अपना है लूनी बेसिन आपका कहां पर है? लूनी बेसिन है आपका अजमेर, नागौर, पाली और आपका जोधपुर, फिर आपका बाड़मेर, फिर जालोर, फिर कहां चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। गुजरात में रन के कच्छ के अंदर विलुप्त हो जाती है जाकर ये आपकी कौन सी? लूनी नदी। जो इसका कुल पर अपवाह क्षेत्र है, कुल अपवाह क्षेत्र इसका कितना है? लगभग 35,000। जो इसकी भित्रिकाएं वगैरह निकलती है, सबको मिलाकर 35,000 किलोमीटर लंबा इसका क्या है? अपवाह क्षेत्र है। और अगर आपसे पूछ ले जो इसका पूर्वी हिस्से को क्या बोलते हैं? इसके पूर्वी भाग को क्या बोला जाता है? लूनी नदी बेसिन के भूरा मेरा क्षेत्र बोलते हैं इसको। पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं? भूरा मेरा क्षेत्र। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये भी। और अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, तो यहाँ पर आपकी जो 56 की पहाड़ियां है, 56 की पहाड़ियां आपके बाड़मेर, जो सिवाड़ा बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। क्या है? यहाँ पर आपकी 56 की पहाड़ियां भी यहीं पर पाई जाती है। इन्हीं 56 की पहाड़ियों के अंदर एक आपका पर्वत है। कौन सा है? नोकोडा पर्वत है। नाकोडा पर्वत है ये आपका, नाकोडा पर्वत है। ये क्या है? जैनियों का आस्था स्थली है। जैनियों का क्या है? जैनियों का आस्था स्थल है। ये कहां पर है आपका? 56 की पहाड़ियां आपकी कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। सिवाना बाड़मेर के अंदर है। और आपका 56 का अगर पर्वत पूछ ले, 56 का पर्वत आपसे पूछ ले, अगर कंफ्यूज मत होना, 56 का पर्वत आपका कहां पर है? 56 का पर्वत उदयपुर के अंदर है। और जो आपका 56 का मैदान है वो माही नदी बनाती है। आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र जो है आपका 56 का मैदान है। और जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बागड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बागड़ बोला जाता है। बाड़मेर और नागौर के मध्य के क्षेत्र को बाड़मेर नहीं, मतलब क्या बोल रहा हूँ आपको, जैसलमेर और बाड़मेर के मध्य के क्षेत्र को आपको क्या बोला जाता है? नेहड़ बोला जाता है। और इसके अंदर इसका अगर अपने पूछ ले, जालोर के अंदर जो लूनी का बाढ़ क्षेत्र है,
लूनी का बाढ़ क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं? रेल रेला या नेहड़। रेल रेला या आपका क्या बोला जाता है? नेहड़ बोला जाता है। रेल रेला या नेहड़ बोला जाता है। जालौर के अंदर लूनी का जो बाढ़ क्षेत्र है उसको रेल रेला या नेहड़ बोला जाता है। एक आपका जो पीपलूद सिवाना, यहीं पर अगर लिख लीजिए पीपलूद सिवाना के अंदर हल्देश्वर पर्वत है आपका, उसको क्या बोला जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट आबू। हल्देश्वर पर्वत को मारवाड़ का लघु माउंट आबू बोला जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू बोला जाता है। माउंट आबू आपका बोला जाता है। और जो अजमेर और नागौर के मध्य क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी। अजमेर और नागौर के मध्य के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये क्लास पूरी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे एफर्ट को इंक्रीज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना है? वीडियो को कर दीजिए लाइक, ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जब भी हम अगली क्लास डालें। अपनी सीरीज चल रही है, बहुत अच्छे से आपको राजस्थान की ज्योग्राफी कराऊंगा। अब थोड़ा टाइम निकले तो साथ ही साथ अपने जो इंडिया की जीके है वो भी स्टार्ट कर देंगे, तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे अच्छे तरीके से जीके आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।